Lamps do not talk, but they shine. A lighthouse doesn't beat on a gong, but yet over the waters, its friendly spark is seen by the mariners. Today we have with us Satyanarayan Garg ji, who is starting an eco club in Mains. An eco club in Mains, which is one of the biggest initiation taken to make this earth a better place to live in. सर, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में इको क्लब स्टार्ट करने को आपने क्यों सोचा था? ये दरअसल सोचा तो हमने 2-3 साल से था, लेकिन एग्जीक्यूशन में अब लाने की तैयारी हुई है, क्योंकि तकरीबन लगभग 6000 वृक्ष अब हम लगा चुके हैं, जो 5 फुट से 10 फुट तक हो चुके हैं। और बिना पर्यावरण की शुद्धि के लिए वृक्ष के बिना सोचना भी ठीक नहीं है, और बगैर वृक्ष और पर्यावरण के मानव जीवन संभव नहीं है। जी, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे इन पौधों के बारे में? हमारे पास जो है, मेरे दाईं ओर ये रखे हुए हैं, जी। ये रुद्राक्ष है, जिसका संबंध सीधे तौर पर शिवजी महाराज से है, और शिवजी का ही ये इसमें फल लगता है। इसमें कई तरह के होते हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी। तो ये पौधा भी हमारे यहाँ है। मधुकामनी है, जो बहुत बढ़िया खुशबू देती है, जिसकी हमने चारों तरफ कॉलेज में हैज लगाई है। जब इसके साथ से घूमेंगे, हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती रहेगी आसपास। हाँ। और मुझे ये जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि वो कौन सा पौधा है? इसमें वो टेम्परेरी पौधा है जो आपके साथ रखा हुआ है, ये रक्तवर्ण चंदन है। हाँ, रक्तवर्ण मतलब लाल रक्तवर्ण इसीलिए कहा है, खूनी लाल की तरह रंग होता है रक्तवर्ण चंदन का। बहुत ही दुर्लभ पौधा है, दुर्लभ जगह होता है। तो हमारे कॉलेज में ये होएगा। 3 और लगा रखे हैं जमीन में, जो हमारे पास बड़े बड़े हो गए। सफेद भी चंदन भी है, लाल चंदन भी है, हमारे पास सब पौधे। सर, तो ये इको क्लब मैनेज कैसे होगा? ये इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी? ये इतना आसान है। मैंने आज ही बच्चों से बात करी थी जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं। तो 2-3 बच्चे जा रहे थे, मैंने कहा भाई ऐसे, अरे भाई करो चालू, आप तो डेली बुलाओ चाहे ऐसे हमें भी। और मैंने कहा नहीं, हम 1 महीने में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन एक लेक्चर रखेंगे, जिसमें हम योगा की क्लास भी होगी, पेड़ पौधे पर्यावरण के बारे में भी पूरा होगा, प्रकृति से जुड़ने का एक डायरेक्ट साधन जो कि आज तक नहीं था। 3 चीज बड़ी साफ है, रण, भक्ति और दान। तीनों काम जवान बच्चे अगर भक्ति में लगे, रणभूमि में जा सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि जब भी हम किसी इको क्लब की बात करते हैं तो सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, पेड़ पौधे पर्यावरण, इन सब चीज़ों के बारे में बात आती है। लेकिन अगर हम मेम्स की बात करेंगे, मेम्स में जो अब इको क्लब स्टार्ट हो रहा है, आप मुझे ये बताइए कि हम क्या सिर्फ हम पेड़ पौधों के बारे में ही सोचेंगे, या हम जैसे हेल्थ, लाइफस्टाइल, ऐसी चीज़ों के बारे में भी ध्यान देंगे? क्योंकि हमने देखा है हमारे कॉलेज में एक जैसे जिम भी खुला हुआ है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी है। तो अब ये जो इको क्लब है, ये सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में ही देखेगा, या कुछ लाइफस्टाइल और हेल्थ की चीज़ों के बारे में भी सोचेगा? नहीं, इसमें तो धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी, पर्यावरण भी, हेल्थ के लिए सबसे पहले योगा भी, योगा क्लासेस के लिए, और जीवन की रहने की शैली एक मनुष्य की जन्म से लेकर के और मृत्यु तक क्या होनी चाहिए, वो सारा इस क्लब में अलग से होगा। पेड़ पौधे तो अब हम लगा चुके, तकरीबन 6000 लगाए हैं। तो वो होने के बाद, क्योंकि पहला पॉइंट वो था हमारा कि पहले हम वातावरण, वायुमंडल को शुद्ध करें, और उसके बाद ये सारी चीज़ें। इसके लिए हमने कॉलेज की तरफ से एक स्पेशल जगह दे रहे हैं,
एक उसमें दफ्तर भी अलग होगा, क्लास होगी, और उसमें हर जीवन के जुड़ी हुई चीजें, जैसे जितने हमारे पेड़ पौधे हैं, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सभी वृक्षों में मैं वास करता हूँ, पूरी वनस्पति में मैं वास करता हूँ। तो इस तरह से हेल्थ, हाइजीन, और इससे जो वातावरण की शुद्धि, आप सोचेंगे भी नहीं, अभी से इतने पेड़ पौधों की वजह से छोटी चिड़िया, काली चिड़िया जो मैंने कभी नहीं देखी थी, और हरे रंग की, पीले रंग की चिड़िया, तोते, इतने पक्षी हमारे यहाँ इस ग्राउंड में आने लग गए हैं सुबह सुबह 6 बजे, जिनके लिए हम वो भी डालते हैं। तो ये एक वास्ट है। पर्यावरण शब्द को जो केवल वृक्षों से जोड़ कर देखता है, वो एक बहुत संकुचित सा दायरा हो जाता है। लेकिन हम तो एक पूरी लाइफ स्टाइल और पूरे जीवन का एक उसमें होगा, जिसमें प्लांटेशन में भी इसीलिए हमने आयुर्वेदिक पौधे भी लगाए हैं। जैसे अश्वगंधा है, हमारा 5-6 फुट का हो गया है, उधर लगा हुआ है। अश्वगंधा है, रुद्राक्ष आपको दिखाया है, नीम है, पीपल है, बड़ है, सारे दवाइयों के, अर्जुन है जिसकी छाल से कहते हैं सुगरी नहीं होती है, और स्टीवी लगाई है हमने बहुत सारी, जो शुगर वालों में पत्ते डाल दो, चाय पी लो। एक पेड़ हमने अभी लगाया है कि जो टमाटर का पेड़ है, जो परमानेंट पेड़ है, ये दूसरे मुल्कों में होते थे, हमारे यहाँ केवल वार्षिक पौधे टमाटर के होते थे। और ये पेड़ होने के बाद हर 4 महीने के बाद इस एक पेड़ पर 25 से 40 किलो टमाटर लगा करेंगे, और वो उस समय लगेंगे जब हमारे सीजन के टमाटर नहीं होते हैं। तो हम सब्जियां भी लगा रहे हैं। नए बच्चों का दरअसल ये जो काम है बेसिकली ये है ही बच्चों का, स्कूली बच्चों से चालू होना चाहिए। और मेरे को भी इंटरेस्ट इसीलिए पड़ा, जब मैं हरियाणा से दिल्ली आया तो वहाँ भी मेरे पास बेसिक शिक्षा थी। स्कूल में मूली, गाजर ये सब हम उपजा करते थे, और घिया, तोरी। मैं इस एज में आकर जो कर रहा हूँ, ये तो लक्ष्य बड़ा साफ सुथरा है कि सब बच्चों को हमारे भारत के ये नॉलेज हो, और उनके पास एनर्जी भी होती है, और वो इसको कॉमर्शियल एंगल से भी अगर यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर एक वातावरण पूरा, स्वास्थ्य का, रहन सहन का, विचारों का, जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो हमें पता लगता है कि कोई ताकत है ऐसी जो दिखे या ना दिखे, लेकिन वो एहसास करा रही है कि मैं हूं और यहीं जमीन पर। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा कार्य है, मैं इसमें अपना तजर्बा 2 जगह की बात मैंने बताई। एक तो स्कूल में बेसिक शिक्षा थी कृषि की, और प्राकृतिक चिकित्सा से मैं तब जुड़ा 1980 के करीब। मेरी पत्नी को शटका पेन या कुछ कहते थे, सब कहने लगे कि इसको तो अधरंग आ जाएगा, अभी पैरालिसिस हो जाएगा। तो मुझे एक गुप्ता जी मिले और कहने लगे आप नेचर क्योर करें, और ये तो वो आप मानोगे नहीं, 2 महीने में घोड़े की तरह चलने लगी, इतनी ठीक होगी बिना किसी दवाई के। पानी की चिकित्सा थी उसमें, भाप था, वर्जिश थी, योगा था। एक भारद्वाज जी थे, वो विष्णु हरी डालमिया हैंडीकैप सेंटर से आया करते हमारी ऑन रिक्वेस्ट, केवल किराए पर शिक्षा देने। तो मैंने कैंप बहुत लगाए हैं। मेरे विचार में प्राकृतिक चिकित्सा कैंप लगाना आफ्टर एवरी 3 मंथ्स निहायत ही ज़रूरी समझता हूँ। और सर, और इसमें कौन से स्पेशल आप अरेंजमेंट्स करोगे, आप कौन से स्पेशल फीचर्स इसके अंदर डालोगे? हमारे पास हम अभी तो वृक्षों को, एक तो हर एक पौधे को एक बच्चे को अलॉटमेंट करेंगे कि उसकी देख रेख, उसका पालन पोषण, पानी कैसा दे रहा है, वो जिंदा रहे और चलता रहे।
ये एक एक बच्चे को हम पौधे सौंपेंगे। जैसे आप जो बोल रहे हैं कि वृक्ष को हर बच्चे को एक एक पेड़ देंगे जो कि उसकी देखभाल करेगा और उसका ध्यान रखेगा, तो मैं ये कह रही थी क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारे सीनियर मोस्ट ईयर के बच्चे हैं उन सबको दिया जाए, वो फिर आगे वही जो पेड़ है अपना एक एक ट्रांसफ़र करते जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो चीज़ है वो देखभाल भी होती रहेगी और एक प्रथा भी चलती चली जाएगी। आइडिया आपका बिल्कुल ठीक है कि भी सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स को दे दिया जाए तो अपना तजर्बा आगे वो दूसरे बच्चों को बताते रहें। और बाकी ये ठीक आपका आइडिया, गोद उनको दे देंगे, लेकिन जहाँ तक नॉलेज और उसकी बात है वो हम सब हैं। और यहाँ हमारे साथ अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, राकेश चौरसिया जी हैं, 4 माड़ी हैं हमारे पास। सर इसके अलावा आप स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट और कैसे आप ज़्यादा बढ़ा पाएंगे? इसमें एक क्लास हम 15 दिन में ज़रूर लेना चाहते हैं। जो आज भी मैंने हॉस्टल के बच्चों से पूछा था कि ज़रूरी है कि 1 घंटे की एक क्लास कम से कम, और एक क्लास जो नेचर क्योर, आयुर्वेद एवं आध्यात्मिकवाद इस पर हो, और एक क्लास हमारी नेचर क्योर और वृक्षारोपण और पर्यावरण पर पूरी चीज़ हो, और जिसके अंदर सौर ऊर्जा एक वास्ट पूरा जीवन शैली आ जाए। तो ये लेक्चर्स लेने के लिए और ये क्लासेस लेने के लिए कोई स्पेशलिस्ट आएंगे? हाँ, इसमें हम स्पेशलिस्ट हमने सोचा है कि जैसे इनमें विभिन्न धर्मों से भी हम आदमी बुला करके उनके हेड्स को, जैसे आर्य समाज एक संस्था है, उनके हेड्स ने हमें कहा है कि हम पर्यावरण पर अपने विचार दे सकते हैं। एक नेचर क्योर का हमारा बालाजी निरोग धाम के नाम से एक हॉस्पिटल भी चल रहा है बख्तारपुर के अंदर, जो नेचर क्योर के बारे में उनके डॉक्टर साहिबान हैं, डॉक्टर संतलाल हैं, वो आया करेंगे। और आध्यात्मिकवाद पर भी जो आध्यात्मिकवाद से जुड़े हुए केवल वेशधारी ना हो, मैं बहुत सब शब्दों में कह रहा हूँ, संत मते का व्यक्ति हूँ, केवल वेशधारी नहीं हो, मैं कौन हूँ, कम से कम इस बात की स्टडी तो करे, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ेंगे। वैसे तो हमारी एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन जैसी क्लासेस होती है, हमें ग्रीन जर्नलिज्म जैसे टर्म्स के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इको क्लब आने से कुछ एक नई डायरेक्शन मिलेगी इस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ। एक हम अलग नज़रिए से अपने पर्यावरण को देखना शुरू करेंगे। हाँ, मैं तो 100% ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे में संस्कार आए तो बेसिक शिक्षा से, और बच्चे जब डायरेक्ट उसको देखेंगे, कई बार जब एक पौधा हम लगाते और फिर उसको उस वृक्ष को मुरझाने की तरफ चलता है तो बड़ा कष्ट होता है हमें कि ये मुरझा क्यों रहा है। हम उसको बच्चों की तरह देखते, तो हर एक को इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकली हर बच्चा जुड़ेगा और प्रैक्टिकली उनका इंटरेस्ट होएगा। और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे प्रगतिशील राष्ट्र होता है, जितनी प्रगति धीरे धीरे करता है तो पूरा देश खुश होता है कि प्रगति हो रही है। ऐसे ऐसे हम बढ़ते हुए पौधों को देखकर प्रगति महसूस करेंगे। सर लेकिन जैसे बच्चे आजकल इतने बिजी रहते हैं अपने कोर्स करिकुलम से, इतने ज़्यादा मतलब बिजी रहते हैं, आपको लगता है कि इको क्लब में आपको क्या लगता है कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ सकता है? क्या आप मतलब उनके लिए एक्नॉलेजमेंट्स कैसे प्रोवाइड करोगे, आप उनको कैसे क्रेडिट्स दोगे, उनका मतलब इंटरेक्शन हो और इन्वॉल्वमेंट बढ़े, ऐसा क्या हो सकता है? जो बच्चा हमारे पास इंटरेस्ट लेगा और जो हमारी क्लासेस में इंटरेस्ट लेगा, उसको निश्चित तौर पर, जैसे एक बच्चा इंटरेस्ट लेता है हमारे पास 3 दिन के लिए केवल, और हम उसको माइन्यूटली देखेंगे क्या इंटरेस्ट है, हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि ही टेक इंटरेस्ट इन दिस और पर्टिकुलर फील्ड, और उसमें इसने इंटरेस्ट लिया। और जो बच्चा हमारे साथ जुड़ करके, आप सर थोड़ी सी फील्ड्स बताएंगे, आप कैसी कैसी फील्ड्स में क्रेडिट प्रोवाइड कराओगे? देखो, फीस का 2 तरीके अभी सोच रहे हैं हम बड़े स्पष्ट तौर पर।
हम कॉलेज फीस के लिए काम नहीं करना चाहता इसमें। पूरे कॉलेज के मैनेजमेंट का ट्रस्टीज भी आएंगे इसमें, ट्रस्टी भी जुड़ेंगे, फैकल्टी भी जुड़ेंगे, स्टूडेंट भी जुड़ेंगे। ये क्लब एक सेवा भाव और हिंदुस्तान के पूरे कल्चर और सभ्यता को भी दर्शाएगा। फीस रखना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे कुछ साथियों का विचार है कि 50 रुपये साल रजिस्ट्रेशन फीस अगर रख दी जाए तो कोई अर्ज नहीं है। ना मात्र सी, वो भी इसलिए कि जिससे बच्चों को या किसी को भी ये लगे कि मैं रजिस्टर्ड हूँ इस संस्था के साथ। अभी जैसे हमारे कॉलेज में मतलब सोलर एनर्जी काफ़ी यूज़ हो रही है, हाँ। वाटर हार्वेस्टिंग करी जा रही है, और आगे क्या पर्सपेक्टिव्स है और आगे हम क्या हार्वेस्टिंग सिस्टम हमने लगाया था पहले कॉलेज ने जब स्टार्ट किया। नालियाँ बना रखी हैं, पानी इकट्ठा होकर एक हमने टैंक भी बना रखा है, तो उस टैंक के अंदर सारा पानी इकट्ठा होकर आ जाता है, जो इस वक्त मेरी दृष्टि में थोड़ा बहुत कम लेवल का है। बाकी उससे हम पौधों को भी पानी देते हैं। तो सर ये जो आप पानी इकट्ठा होता है, जो भी वाटर स्टोरेज होता है, वो पूरा पड़ जाता है कि हमें और भी मतलब नहीं, हमें कम ही रहता है, बहुत छोटा है, बहुत कम रहता है। मेरी दृष्टि में 10% भी नहीं है। मतलब स्केल और बढ़ना चाहिए। इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ जैसे तालाब बनाए जाते थे ना देहातों में, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने ग्रीन रेंट के लिए दी है कुछ ज़मीन, उसमें एक तालाब नुमा बना करके उसको भी हार्वेस्टिंग में यूज़ किया जाए। सर इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारा ये जो मेट्स इको क्लब है, इसमें ऐसा क्या अनोखा है जो और किसी इको क्लब में नहीं है? क्योंकि इको क्लब तो हर कोई बना लेता है, लेकिन हम आगे के लिए जब सोचे तो हम कह सके कि हाँ ये हमारा मेट्स इको क्लब था। इको क्लब बनाना जी। और उसका उस दृष्टि से फैलाव करना और फैलाव करके उसका यूज और बेनिफिट और इम्पोर्टेंस हर बच्चे के दिमाग में जाना, ये हमारा लक्ष्य होगा। नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है, ये सब बना लेते हैं। आप ठीक कह रहे हो कि हर एक के, क्योंकि जब तक यंग जनरेशन इस बात की तरफ ध्यान नहीं देगी। अब मैं देखता हूं हमारे यहाँ इतने फूल लगते हैं और लगते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी बच्चे को फूल तोड़ते नहीं देखा, उसकी टहनी तोड़ते नहीं देखा। इसका मतलब इम्पोर्टेंस दिमाग में आने लगी है। हाँ सर, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, जैसे अब मतलब आपने बोला कि कोई बच्चा फूल नहीं तोड़ता, हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि और कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस आप डालने वाले हैं? रिस्ट्रिक्शन यही है, ब्यूटी इज टू सी नॉट फॉर। कवियों ने भी कहा है। और मैं संत मते का व्यक्ति हूँ। मैं कबीर साहब की एक बात बताता हूँ कि कबीर साहब का इस प्रकृति को देख करके ये ध्यान आता है। एक बार वो गए, जंगल में ही रहते थे, तो जब हम इन फूलों के रंग देखते हैं, इनकी प्रतिभा देखते हैं, फूल देखते भी हैं हमारी तरफ, ये सुनते भी हैं, ये आपस में बोलते भी हैं। मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली साबित करूंगा। और जब तो कबीर साहब जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई मैं तो ये देखने आया था प्रकृति के रंग कैसे हैं। तो एक दोहा है उनका, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। जो चीज देखने हम गए थे, जैसे एक बार राजा हरिश्चंद्र के पास जब जगन्नाथ ही आ गया तो कहने लगा, मैं जगन्नाथ हूँ, मांग भाई क्या मांग रहा है हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र कहना, मांगने के लिए बाकी क्या रह गया जब तू खुद ही मेरे पास आ गया। तो कबीर साहब ने कहा, जब प्रकृति से हम जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि कोई ताकत है जो अपना एहसास करा रही है कि मैं हूँ। इसमें मेरा नाम बीच में मात्र है, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा एक लगाव है
और दिमाग है। इस क्लब में जो साथ मिल रहा है मुझे, वो हमारे कॉलेज के नॉट ओनली स्टूडेंट्स, स्टाफ, पैरा टीचिंग स्टाफ, पीएन से लेकर के चेयरमैन, तमाम ट्रस्टीज सब खुश हैं और सबकी मेरे को ये ऑफर है कि आप जो कहोगे हम असिस्ट करेंगे। इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है इस इको क्लब की, क्योंकि हम देखते हैं इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और इतनी ज़्यादा पर्यावरण में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी दिक्कतें आ रही है। तो इस समय अगर हम ऐसा कोई स्टेप उठाते तो ये बहुत बढ़िया बात है, एक सेंस क्रिएट करें हम स्टूडेंट्स। अब 4 चीज़ मैंने आपको अलग से बता दी है। एक हमारा लक्ष्य है कि हम निश्चित तौर पर इसी को क्लब के अंदर जीवन शैली को दर्शाने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, हम इस क्लब के अंदर जो साथ में स्टूडेंट जुड़ेगा, कोई जुड़ेगा, उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान और घर में किचन गार्डन बनाने की पूरा ज्ञान देंगे। नंबर 4, आध्यात्मिकवाद, पर्यावरण और ये जितना वाटर हार्वेस्टिंग और वो सब उसमें जोड़ देंगे। क्लासेस भी होंगी, प्रैक्टिकल भी होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा सारा लक्ष्य जो है वो मनुष्य के जीवन में जो पुराना हमारा हिंदुस्तान था उसको मॉडर्न हिंदुस्तान से और जी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, आगे की पीढ़ियों का भी ख्याल, आगे की पीढ़ियों का जरूर ख्याल रखना हमारे। एक व्यक्ति ने मेरे से अभी ये पूछा था कि आप सत्यनारायण जी रोज ही आम के पौधे, रुद्रा, फलाना ढिमका लगा रहे हो, 68-70 साल उम्र होगी है, आप तो मर जाओगे, क्या आप इनके आम खाओगे? मैंने कहा जो आम अब मैं खा रहा हूँ वो भी तो किसी ने लगाए थे। तो ये एक प्रोसेस है जो बच्चों को आज से ही, ये हमारा लक्ष्य। भारत जैसे देश में अगर आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि वृक्षों का जो यूज़ है, जो मतलब प्रयोग है वो हर पूजा में भी होता है, चाहे फिर वो पुष्प हो, चाहे फिर वो लकड़ी से, लकड़ी क्यों ना हो, हवन कुंड में वो भी लगती है। हर सामग्री में मतलब वृक्षों का प्रयोग होता है। तो आप इसमें क्या कहोगे? हमारे हिंदू धर्म के अंदर बच्चे के जन्म से और मृत्यु तक 16 संस्कार माने जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो हवन लकड़ी द्वारा होता है। उसके बाद बच्चा चलना सीखता है तो लकड़ी का ही गिरडू बना करके सीखता है। शादी के अंदर खास किस्म के हमारे वृक्षों के आम के पत्थर और उनकी बंदरवाड़ें बनाई जाती हैं, हवन पूजा होती है। आखिरी सूखी लकड़ियों से हमारा आखिरी समय का जीवन अंतिम संस्कार किया जाता है। मनुष्य जीवन के 16 संस्कार, मनुष्य जीवन के 16 संस्कार हैं, 16 के 16 वृक्षों से जुड़े। उससे पहले एक लकड़ी की लाठी भी इस्तेमाल हो जाती है। किस काम? मैं कि लकड़ी की एक लाठी भी इस्तेमाल हो जाती है बुढ़ापे में। हाँ, लकड़ी की लाठी बुढ़ापे की लाठी भी लकड़ी ही होती है। और मैं तो ये कहूँगा कि वृक्ष बोलते भी हैं, वृक्ष सुनते भी हैं, वृक्ष देखते भी हैं और वृक्ष बड़े आदमी के आने से खुश भी होते हैं और बड़े आदमी के, महान पुरुष के, देव पुरुषों के जाने से दुखी भी होते हैं। महात्मा बुद्ध जब अपना स्थान छोड़कर गए तो तमाम सिक्किम के वृक्षों में पतझड़ आ गया था। इसी प्रकार जब राम, सीता और लक्ष्मण जंगल की तरफ गए और उनको छोड़कर के सामंत जब वापस दशरथ महाराज के पास आए तो दशरथ ने पूछा कि भाई कौन लोग दुखी थे? सामंत ने बताया कि सबसे ज्यादा दुख मैंने जंगल के
वृक्षों में देखा, अयोध्या के वृक्षों में देखा, जो ऐसा भाव कर रहे थे हिल हिल करके कि वापस आओ वापस आओ। बिल्कुल, प्रकृति हर सिचुएशन में हर तरह से हर अपना तरह एक से भाव जरूर व्यक्त करती है। भाव व्यक्त करती है, जो कि समझने की जरूरत है। और इतनी सहनशीलता है इसमें। मैंने एक और बात सीखी, मैं बहुत सख्त चरित्र का व्यक्ति था, लेकिन अब मैं किसी पेड़ को बेचारे को यहाँ से हटाता हूँ, दूसरी जगह लगा देता हूँ, वो 10 दिन बाद वहाँ भी पनपने लगता है। ये लड़ाई नहीं करते किसी से। सर, आजकल ऐसा क्यों है कि आजकल जो प्रकृति जो हम महसूस करते हैं और प्रकृति के जो भाव है वो लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? ये भौतिकवाद और स्वार्थ की अति और हमारी इच्छाओं का जो है, हम कहने को कह देते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन मन में हमारे इच्छाएं भरी पड़ी हैं। और मायावाद को देखकर दीखण के तो नैन चश्मे फिरा मोतिया बिंद, हमारी आंखों पे मोतिया बिंद आया हुआ है। हम सब रिश्ते भी भूल जाते हैं, प्रकृति का क्या ध्यान रखें। तो हमारा मेट्स इको क्लब ऐसी एक साइकोलॉजी और इसको कुछ बदलने में, इसमें कुछ लोगों की सोच में बदलाव लाने में कुछ करेगा? मैं ये सोचता हूँ, अगर हमारे इस क्लब के अंदर हमारे हॉस्टल के 200 बच्चे, कुछ और बच्चे भी आते रहे और इन तमाम बच्चों में 5 बच्चे भी जो चीज जिसकी इम्पोर्टेंस हम बताना चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य बताना चाहते हैं, अगर 5 बच्चे भी उस पर 25% भी अमल की तरफ ध्यान दिया और इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए, तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। बिल्कुल, एटीट्यूड लोगों का जैसे जैसे चेंज होगा तो वो कहते हैं ना कि हम बढ़ते चलेगा और काफिला जुड़ता चलेगा। तो कुछ ऐसा होने की उम्मीद रखेंगे? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, और मैं इतना आशावादी हूँ, मैं कभी निराशावादी रहा नहीं। और जिस काम के पीछे हम लगते हैं, पागलों की तरह लगते हैं। अब भी मुझे यहाँ हमारे ट्रस्टी भाई ये कहते हैं ये तो बावड़ा हो रहा है पेड़ों के पीछे या पर्यावरण के पीछे। तो लेकिन सोच होनी बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन पागल हुए बगैर किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। भगवान महावीर के कपड़े रहे ही नहीं थे शरीर से, अब तो ये कपड़े उतार के चलते हैं मिलते हुए भी, लेकिन उनके कपड़े ऑटोमेटिक, उन्हें पता ही नहीं था शरीर कहाँ। तो ऐसा पागल होना पड़ता है किसी कार्य की सिद्धि के लिए। So Mates Eco Club is a small initiative. Let's join our hands and make conscious and careful efforts to make this Eco Club a success.